हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं इस बुक के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और उसी से मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ। ये हमारी क्लास सेकंड है। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट JRF, HPSC, RPSC, PGT, TGT, HTET, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारी क्लास सेकंड। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में भूमिका ही करवाई थी और इस क्लास में भी हम भूमिका करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं भूमिका में और क्या दिया गया है। तो कविवर्त संग्रह पहला है सन 1883 में शिव सिंह सेंगर और सन 1888 में ग्रियर्सन, और तीसरा है 1913 में मिश्र बंधु विनोद। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने इन तीनों ग्रंथों को एक कविवर्त संग्रह कहा है, क्योंकि जो शुक्ल जी हैं वो विदेवादी पद्धति को अच्छा मानते हैं। ये सिर्फ एक कविवर्त संग्रह है, क्योंकि कोई भी साहित्य जब लिखा जाता है तो वो वातावरण, काल और क्षण विशेष को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, परंतु इन तीनों ग्रंथों में इस प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने इनको सिर्फ एक कविवर्त संग्रह कहा है। आगे देखते हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल विभाग माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के आधार पर किया है। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी इसमें कह रहे हैं कि जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचना की प्रचुरता सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ी, उसको एक अलग काल मान लिया गया है और उसी का नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। जैसे फ्रेंड्स, काल आचार्य शुक्ल का काल विभाजन है आदि काल, वीर गाथा काल, और पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल और आधुनिक काल गद्य काल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से शुक्ल जी ने काल विभाजन किया है। आगे देखते हैं। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। इस काल में दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। पहली है अपभ्रंश और दूसरी है देश भाषा, जो बोलचाल की भाषा थी। ये अपभ्रंश साहित्यिक भाषा है और जो देश भाषा किसको कहेंगे हम, जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसको देश भाषा कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख सिर्फ यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी जो ये जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं उनको ये नहीं मानते, तो इन्होंने ये कहा है कि जो अपभ्रंश की पुस्तकें हैं पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व संबंधी हैं जो साहित्यिक की कोटि में नहीं आते। रामचंद्र शुक्ल जी जैनों को स्वीकार नहीं करते। आगे देखते हैं। साहित्यिक कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो अलग अलग विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो फ्रेंड्स, जो फुटकल दोहे हैं वो क्या होती हैं? फुटकल होती हैं छोटे मोटे, उन्हें हम फुटकल कहते हैं। जैसे खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की रचनाएं, ये सब फुटकल में आते हैं। तो शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्यिक कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ जो रचनाएं हैं वो सिर्फ फुटकल हैं और उनके अनुसार उस काल में कोई विशेष
प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो हमें फुटकल भी याद रखना है कि फुटकल क्या है और फुटकल में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की रचनाएं फुटकल में आती हैं। आगे है साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। तो फ्रेंड्स शुक्ल जी ने 4 साहित्यिक पुस्तकें कहाँ है वे देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है विजयपाल रासो, सेकंड है हम्मी रासो, थर्ड कीर्तिलता और फोर्थ कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। जैसे ऊपर शुक्ल जी ने मेंशन किया है कि उस टाइम पर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती थी, एक अपभ्रंश और दूसरी देश भाषा जो बोलचाल की भाषा थी। तो अपभ्रंश तो हो गई साहित्यिक भाषा और देश भाषा जो हमारी बोलचाल की भाषा है। ये 8 हैं और वे 4 हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो 4 हैं और जो देश भाषा यानी बोलचाल की रचनाएं हैं वो 8 हैं। तो ये कुल मिलाकर 12 रचनाएं हो गई। तो हमें पहले तो ये याद रखना है और ध्यान रखना है कि ये 12 रचनाएं हैं, उसमें से 4 तो हो गई साहित्यिक और 8 हो गई देश भाषा। तो आइए देश भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं। पहली है खुमान रासो, दूसरी है बीसलदेव रासो और तीसरी है पृथ्वीराज रासो और फोर्थ है जयचंद प्रकाश, फिफ्थ जयमयंक जस चंद्रिका और सी परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहते हैं और 7th है खुसरो की पहेलियाँ। ये यहाँ पहेलियाँ हैं और जो लास्ट है और 8वीं है विद्यापति की पदावली। ये सब हमारी देश भाषा की रचनाएं हैं। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सभी वीर गाथात्मक हैं, इसलिए आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। तो फ्रेंड्स जो अंतिम दो कौन कौन सी हैं? अंतिम 2 खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली और जो बीसलदेव रासो है, इनको छोड़कर शुक्ल जी ने कहा है कि ये सब वीर गाथात्मक हैं। तो फ्रेंड्स जो ये बीसलदेव रासो है ये एक श्रृंगारिक काव्य है। ये भी हमें याद रखना है कि इन तीनों को छोड़कर और सभी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका था। तो फ्रेंड्स जो हिंदी साहित्य का इतिहास है यह पहले हिंदी साहित्य विकास के नाम से 1929 में जनवरी माह में यह प्रकाशित हो चुका था। आगे देखते हैं अगला हमारा मेन पॉइंट क्या है। अगला है अपभ्रंश में कुमारपाल चरित्र और सारंगधर कृत हम्मीर रासो। ये दोनों रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो भी शुक्ल जी की बुक में रचनाएं हमें मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इन्हें हमें याद रखना है। हम्मीर रासो का कुछ पता नहीं पर प्राकृत पिंगल सूत्र पढ़ते समय मुझे हम्मीर के युद्धों के वर्णन वाले बहुत ही ओजस्वी पद्य और छंदों के उदाहरण मिले हैं। जो ये हम्मीर रासो है ये शुक्ल जी कह रहे हैं इसका कुछ पता नहीं पर जो प्राकृत पिंगल सूत्र है उसमें इसके युद्धों के वर्णन मिलते हैं जिसमें वो ओजस्वी पद्य और छंदों के उसमें उदाहरण दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ और अन्य रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें याद रखनी है। पहला है हमारा बाबू श्याम सुंदर दास की जो है हिंदी गोविंद रत्नमाला और दूसरी है पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और थर्ड है वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार। तो फ्रेंड्स ये तीनों ग्रंथ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये शुक्ल जी वाली बुक है तो आप बुक में निशान लगा लें या
या अपने नोट्स बना लें। और जिनके पास ये बुक नहीं है वो एक नोटबुक बना लें और उसमें ये नोट्स लिखते जाएं। इन नोट्स से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपके ये शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी जो एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, रामचंद्र शुक्ल की बुक बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक ऑथेंटिक बुक है। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण बुक है। इससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और जो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन बनते हैं हम इन्हीं से उन्हें आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शुक्ल जी की और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहा है उसे इन वीडियोस से हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।